डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। डॉक्टर कैलाश सैनी संसदीय प्रक्रिया के विशेषज्ञ, राजस्थान विधानसभा में लगभग 3 दशक तक शोध संदर्भ अधिकारी के रूप में आपने काम किया। राजस्थान विधानसभा का एक जर्नल विधान बोधिनी के आप संपादक रहे और संसदीय परंपराओं को लेकर के आपके आलेख देश के अनेक प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होते रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रकृति के प्रति आपका विशेष जुड़ाव है। प्रकृति और पक्षियों के विविध संदर्भों को लेकर के आपने एक बड़ी अनूठी पुस्तक लिखी है, जिसमें विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों का शोधपूर्ण विवरण दिया गया है। हमारे इस चैनल में पहले भी आप डॉक्टर कैलाश जी को सुन चुके हैं। संसदीय परंपराओं के विविध संदर्भ में, विशेषकर संसदीय समितियों और संसदीय प्रक्रिया से जुड़े हुए जो टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है, उसके बारे में। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आपका। और आज हम आपसे बात करेंगे संविधान में जो हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति का पद सृजित किया गया है, उसके कुछ प्रश्नों पर। हाल ही में हमारे देश में उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ और उपराष्ट्रपति के पद को लेकर के फिर एक बार कुछ चर्चाएं हुई। उपराष्ट्रपति पद से जुड़े हुए समय समय पर रोचक भी समाचार पत्रों में प्रकाशित किया है। आज हम इसी पद की जो हमारे यहाँ गरिमा है, उसका जो महत्व है, उसकी जो प्रासंगिकता है, उसके चुनाव की जो प्रक्रिया है आदि को संदर्भ में बातचीत करेंगे। और चर्चा की शुरुआत में हमारा पहला सवाल यही है कि हमारे संविधान की दृष्टि से उपराष्ट्रपति के पद का महत्व क्या है। नमस्कार बनाव साहब, ये आज का जो विषय आपने रखा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वर्तमान प्रसंग में भी और भारत के लोकतंत्र की दृष्टि से भी। उपराष्ट्रपति का पद भी संवैधानिक पद होने के कारण हमारे यहाँ बहुत ही महत्व रखता है और भारत में उपराष्ट्रपति के पद की अवधारणा राष्ट्रपति प्रणाली वाले अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद से ली गई है। वहाँ अमेरिका में उपराष्ट्रपति उच्च सदन यानी कि सीनेट के अध्यक्ष हुआ करते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए भारत में उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति बनाया गया है। इसलिए यहाँ और वह राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके पद के दायित्वों का निर्वहन तो करते ही हैं और भारत के लोकतंत्र की निरंतरता में भी महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। हमारी जो लोकतांत्रिक परंपरा है उसमें उपराष्ट्रपति के पद की बड़ी महत्ता है। एक और जहां वे पदेन सभापति के रूप में राज्यसभा के अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भी उन संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं। और जिस महत्वपूर्ण बात को आपने रेखांकित किया कि हमने इस अवधारणा को अमेरिका के संविधान से एक तरह से ग्रहण किया है। ये भारतीय संविधान की विशेषता है कि उसने विभिन्न देशों की जो अच्छाइयाँ थी उनको ग्रहण करते हुए अपना एक नवीन मौलिक संविधान सृजित किया है। तो जो उपराष्ट्रपति का पद हमारे यहाँ सृजित किया गया, जैसा आपने कहा कि वो राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं और राज्यसभा की कार्रवाई के संचालन का दायित्व उनका होता है। हमारे यहाँ जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें मतदान बड़ा महत्वपूर्ण है। जब हम लोकसभा का चुनाव करते हैं तो आम आदमी की सीधी सहभागिता होती है। वयस्क मताधिकार के आधार पर जिन नागरिकों को मताधिकार दिया गया है, मतदान का जिनको अधिकार है, वे उसमें प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा लोकसभा के सदस्य हैं, उनका चुनाव करते हैं। इसी प्रकार जो विधानसभा या जो अन्य संवैधानिक संस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उनके चुनाव की अलग अलग प्रक्रिया निर्धारित की गई है। हम ये जानना चाहेंगे कि उपराष्ट्रपति का पद इतना महत्वपूर्ण है तो इसका चुनाव की हमारे यहाँ क्या प्रक्रिया है? क्या आम आदमी इसमें मतदान करता है या केवल संसद करती है, या संसद और विधानसभा के सदस्य इसमें शामिल होते हैं? तो उसके चुनाव की प्रक्रिया क्या है, ये हमें थोड़ा समझाएं आप। हाँ,
उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो वो निर्वाचक मंडल निश्चित किया गया है, वह लोकसभा और राज्यसभा के समस्त सदस्य इसमें मतदान करते हैं। इसमें वे मनोनीत सदस्य भी राज्यसभा के शामिल होते हैं जो मतदान करते हैं, और इनका उपराष्ट्रपति का पद का निर्वाचन राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के अंतर्गत किया गया है। प्रावधान उसमें किए गए हैं, और संविधान में भी अनुच्छेद 66 यानी कि 66 में इसका प्रोविजन किया हुआ है। इसमें राज्यसभा और लोकसभा के समस्त सदस्यगण मतदाता के रूप में भाग लेते हैं, और इसकी एक निर्वाचन आयोग ये सारी कार्रवाई का पर्यवेक्षण करते हैं। वे अधिसूचना जारी करते हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के 14 दिन के अंदर अंदर प्रत्याशियों को अपना नामांकन दाखिल करना होता है, और नामांकन दाखिल करने के उसमें भी 14 दिन तक ही होता है। तो उस दरमियान जो भी प्रत्याशी होते हैं वे अपना नामांकन भरते हैं। और शुरू में ये था कि नामांकन भरने वाले के लिए एक समर्थक और एक प्रस्तावक ही चाहिए था, लेकिन आगे चलकर 1974 में नियमों में संशोधन किया गया, और अब वर्तमान में इसके नामांकन के लिए 20 तो प्रस्तावक चाहिए होते हैं और 20 ही समर्थक चाहिए होते हैं। इसके अलावा पहले कोई सिक्योरिटी राशि निर्धारित नहीं की गई थी, अमानती राशि जो निर्वाचन के लिए निश्चित होती है। अब लेकिन 15,000 रुपये उसकी राशि भी निर्धारित की गई है, और राशि के लिए भी ये है कि 1/6 से कम मत आपको अगर मिले हैं तो वह राशि जब्त कर ली जाएगी। ये सूरत 74 के बाद में बदली है, और उपराष्ट्रपति के पद का निर्वाचन गुप्त मतदान से होता है, और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में एकल संक्रमणीय मत पद्धति से ये निर्वाचन होता है, जिसमें समस्त सांसद अपना अपना मत देते हैं, और नामांकन के 14 दिन के अंदर अंदर तो वे अपना नामांकन भरते ही हैं। इसके बाद में वो एक दिन समीक्षा का रखा गया है, उसमें नामांकन पत्रों की जांच की जाती है रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा, और उसके अगला दिन उसके अगर कोई नाम वापस लेना चाहे तो वो नाम वापस ले सकता है। उसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर वो मतदान की तारीख तय की जाती है, तो वो निर्वाचन अधिकारी तय कर लेता, निर्वाचन आयोग तय करता है, और निर्वाचन अधिकारी उस तिथि को मतदान करवाता है, और यथासंभव उसी दिन मतगणना होने के बाद निर्वाचन की घोषणा कर दी जाती है। ये इसकी संक्षेप में रूपरेखा है। अच्छा, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की प्रक्रिया के संदर्भ में आपने कहा एकल संक्रमण पद्धति से चुनाव होता है। ये एकल संक्रमण पद्धति से आपका क्या अभिप्राय है? क्या ये मतलब प्रत्यक्ष निर्वाचन है या कोई और इसमें अंतर्भाव निहित है इसमें? एकल संक्रमणीय मत पद्धति से ये है कि मत का जो वैल्यू होता है वो निर्धारित होती है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये बहुत अलग तरीका है, उसके बाकायदा गणना का भी अलग सिस्टम है, लेकिन उपराष्ट्रपति इसमें के निर्वाचन में राज्यसभा और लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, और इनमें एक सदस्य का एक मत माना गया है। तो बहुत आसान है ये राष्ट्रपति की चुनाव की तुलना में। तो एकल संक्रमणीय मत से एक व्यक्ति का एक मत है, तो जो आधे से ज्यादा जिसको मत प्राप्त होंगे वह विजयी घोषित किया जाएगा। मतलब जैसा आपने सामान्य चुनाव जो होते हैं विधानसभाओं के लिए, लोकसभा के लिए, उसमें भी जिसको बहुमत मिला है, कितने भी सदस्य खड़े हों, जिसको पहली बार में बहुमत मिल जाएगा वही निर्वाचित घोषित हो जाएगा। लगभग वही पद्धति यहाँ भी स्वीकार की गई है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि चुनाव की सारी प्रक्रिया बताई, और आपने बताया कि जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं उन्हें 20-20 प्रस्तावक और समर्थक चाहिए। स्वाभाविक है, प्रस्तावक समर्थक लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होने चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। वही होंगे, बिल्कुल वही होंगे जी। लेकिन उपराष्ट्रपति पद पर जो खड़ा होना चाहता है उसके लिए भी क्या कोई न्यूनतम अर्हताएं निहित है, या वो राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होना उसके लिए आवश्यक है? नहीं, राज्यसभा और लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। इसके लिए बाकायदा संविधान में ये अर्हताएं निर्धारित की गई हैं। सबसे पहले तो ये वो 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए। दूसरा ये है कि वह राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन के लिए जो योग्यताएं उस प्रत्याशी को होती हैं वह उनको पूर्ति करने वाला होना चाहिए, उन अर्हताओं को फुलफिल करने वाला होना चाहिए प्रत्याशी। तीसरा यह है कि वह भारत के किसी भी
प्रदेश में मतदाता होना चाहिए, पद के लिए अपना नामांकन भर पाएगा। और आखिरी ये है कि वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। उसमें ये राज्यपाल और इनको छूट है, क्योंकि इनको लाभ का पद नहीं माना गया। ये 4 प्रमुख अहर्ताएं हैं जो जी। उनको होनी ही चाहिए। अच्छा कैलाश जी, यदि कोई सदस्य जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य है या विधानसभा का सदस्य है, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो क्या उन्हें पहले अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ेगा या चुनाव में निर्वाचित घोषित होने के बाद वे त्यागपत्र दे सकते हैं? दोनों ही सूरत है। अधिकांश लोग पहले ही त्यागपत्र दे देते हैं, और अगर मान लीजिए त्यागपत्र नहीं दिया है और उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ भी लिया है ना, तो जैसे ही निर्वाचन घोषित होंगे तो वह स्वतः ही उस पद से हटे हुए मान लिए जाएंगे। उसमें त्यागपत्र देना अनिवार्य नहीं है, वैसे ही मान लिया जाएगा कि इस पद पर नहीं है, या त्यागपत्र देना पड़ेगा उन्हें विधिवत रूप से? अगर वो निर्वाचित हो गए तो ये मान लिया जाएगा कि वो उन्होंने ये पद छोड़ दिया, अच्छा, क्योंकि 2 पद पे तो रह नहीं सकते। अच्छा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित किया हुआ है इसके लिए। और यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है और उपराष्ट्रपति उस पद के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उस सूरत में भी मतलब वो 6 महीने से ज़्यादा अधिक उस कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नहीं रह सकते। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 2, 4, 5, 10 दिन अगर ज़्यादा होते हैं तो वो कोई उसमें गंभीर त्रुटि नहीं मानी जाती। 5 साल वैसे निर्धारित किया हुआ है और अमूमन वैसा ही होता है। मतलब आपके कहने का यह अभिप्राय है, मान लीजिए कोई उपराष्ट्रपति पद पे काम कर रहे हैं और उनका कार्यकाल समाप्त होने में 1 महीना शेष है और किसी कारण से उन्हें राष्ट्रपति के पद का दायित्व निभाना पड़ता है, तो वो अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति के पद पर काम कर सकते हैं, भले ही उनका उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया हो। जी, जी। मतलब वो स्वतः एक्सटेंशन हो जाएगा उनका। ये हमारे संवैधानिक प्रावधान है। जी। अच्छा 6 महीने से अधिक खाली नहीं रह ऐसे सकता राष्ट्रपति का पद। 6 महीने में तो चुनाव करवाना आवश्यक है ही। जी, जी। जैसा आपने कहा कि उपराष्ट्रपति का पद 5 वर्ष का होता है और सामान्यतः 5 वर्ष के बाद चुनाव हो ही जाते हैं, कोई अप्रत्याशित परिस्थितियां नहीं हो तो। हमारे अब तक के संसद में ऐसे कितने अवसर आए हैं जब किसी उपराष्ट्रपति ने किसी कारण से, चाहे तो वो राष्ट्रपति बन गए हों या स्वास्थ्य की समस्याएं हो और भी कोई कारण हो, उस कारण अपना कार्यकाल समाप्त होने के पहले ही त्यागपत्र दे दिया हो? हाँ, ऐसे अपने 4 उपराष्ट्रपति ऐसे रहे हैं भारत में जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया। जिनमें अभी निवर्तमान उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, उनका कार्यकाल तो काफ़ी बाकी था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इनसे पहले जो राजस्थान का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और कई पदों पर रहे, उपराष्ट्रपति के पद को भी उन्होंने सुशोभित किया। भैरव सिंह शेखावत, उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा था, तो उन्होंने इस्तीफा अपने कार्यकाल से पूर्व ही दे दिया और वो नैतिक दायित्व को मानते हुए उन्होंने दे दिया, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में वे विजयी नहीं हो पाए थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इससे पूर्व वीवी गिरी ने भी अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। आर वेंकटरमन ही थे जिन्होंने अपना त्यागपत्र कार्यकाल से पहले दे दिया। तो कैलाश जी, कल्पना कीजिए कोई ऐसा समय हो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन कर रहे हैं और वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं। कार्यकाल पूरा हो गया राष्ट्रपति का, लेकिन वो उपराष्ट्रपति का जो पद है, उपराष्ट्रपति का जो कार्य कर रहे हैं, वो उस समय राष्ट्रपति के पद को भी देख रहे हैं। अब वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा? वो उपराष्ट्रपति, क्योंकि तकनीकी रूप से तो उपराष्ट्रपति हैं, तो अपना त्यागपत्र वो किसको देंगे और चुनाव लड़ने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? कि राष्ट्रपति का पद छोड़ना पड़ेगा या राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं? ऐसी कभी नहीं, ऐसे अपने यहाँ उदाहरण भी मिलता है। अच्छा। डॉक्टर जाकिर हुसैन के निधन के बाद वीवी गिरी को मई 69 की बात है, वो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति हो गए थे वीवी गिरी, और 20 जुलाई 69 को उपराष्ट्रपति के पद के लिए नामांकन भरना था।
तो वीवी गिरी को भी नामांकन भरना था। हालांकि वे कार्यवाहक राष्ट्रपति तो थे, लेकिन उपराष्ट्रपति के सामान्य निर्वाचन के लिए वे अपने चुनाव में भाग लेने के लिए उन्होंने अपने पद का त्याग पत्र देना था उनको, और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही देता है। तो उस सूरत में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी ने अपने उपराष्ट्रपति पद का जो त्याग पत्र था वो खुद कोई वीवी गिरी ने ही, वीवी गिरी का सीधे सीधे शब्दों में यही उत्तर है कि उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने अपना त्याग पत्र कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी को दिया। ये प्रक्रियाओं के अनुसार माना गया। और फिर जब चुनाव लड़ा तो राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए चुनाव लड़ा उन्होंने, या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी? फिर नहीं, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे तो हो गया उनका चुनाव। अच्छा, चुनाव लड़ा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुख्य न्यायाधीश को कभी इसका चार्ज दे दिया जाए राष्ट्रपति पद का, ऐसा प्रसंग नहीं आया कभी? ऐसा प्रसंग मेरे एक बार पढ़ने में आया, लेकिन वो कहीं मुझे पुस्तकों में कहीं मिला नहीं। बाकी एक बार कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। लेकिन जैसा कैलाशी आपने कहा कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद जब ग्रहण करेंगे तो वो एक तरह से पूर्णकालिक राष्ट्रपति हैं, फुल फ्लेश प्रेसिडेंट के रूप में अपने दायित्व होगा। तब भी क्या हम उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति ही कहेंगे या राष्ट्रपति ही कहेंगे उन्हें? इसमें भी दो तरह के रहता है। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति का निधन हो गया और उपराष्ट्रपति उसका काम करेंगे राष्ट्रपति के पद का, तो वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले उपराष्ट्रपति कहलाएंगे। और जैसे 1960 में पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोवियत संघ की यात्रा पे गए थे 1960 में, तो उन्होंने अपना कार्यभार डॉक्टर राधाकृष्णन जो उपराष्ट्रपति थे उनको सौंपा था। तो उस वक्त वे राष्ट्रपति के रूप में ना होकर राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करने वाले राष्ट्रपति के रूप में थी। और खास बात यह है, अपने संविधान में बाध्यता नहीं है, इसके बावजूद भी जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का कार्यभार करते हैं या राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तो वे शपथ लेते संविधान में जो प्रावधान किया उसके हिसाब से। संविधान के अनुच्छेद 69 में ये शपथ का प्रावधान है, उसी के तहत वे शपथ लेते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति के पद का कार्य करेंगे तो शपथ लेनी पड़ेगी? जी, हालांकि कोई बाध्यता नहीं है संविधान में, लेकिन लेते हैं, अपनी स्वस्थ परंपराओं का निर्वहन करते हैं। मुझे लगता है फिर एक क्राइसिस खड़ा हो गया। उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के पद का निर्वहन कर रहे हैं, तकनीकी रूप से उपराष्ट्रपति कोई भी नहीं है जी, और राज्यसभा का जब सत्र चल रहा है तो क्या वो उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति के पद का निर्वहन कर रहे हैं, राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं, और यदि उनके उस कार्यकाल में राज्यसभा का सत्र आहूत किया जाता है तो क्या राष्ट्रपति के रूप में वो राज्यसभा के सत्र का संचालन करेंगे या ये भार सभापति को दिया जाएगा? जी, बिल्कुल नहीं करेंगे, ऐसा बाध्यता है। बिल्कुल नियमों में भी प्रोविजन है कि अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं या राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं तो वे राज्यसभा के सभापति तो नहीं करेंगे, ऐसी बाध्यता है। मतलब और ऐसा ये जब 1949 में संविधान सभा में 1949 में जब ये चर्चा चल रही थी तभी भी ये स्पष्ट कर दिया गया था कि कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति तो नहीं करेंगे। अच्छा, हमारे संविधान में वो कौन से प्रावधान हैं मुख्य रूप से जो उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित है, संबंध रखते हैं? हाँ, संविधान के अनुच्छेद 63 से लेके 70 तक के ये प्रावधान है। 63 में ये प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में ये प्रावधान है कि वह राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। 65 में ये है कि वे राष्ट्रपति के पद के कार्यों का निर्वहन करेंगे। 66 में उनके कार्यकाल से संबंधित है। इससे 59 में शपथ का है। 70 में वो राष्ट्रपति के रूप में जो दायित्व का निर्वहन करते हैं उसके संबंध में प्रावधान किए हुए हैं। इस तरह से 63 से लेकर 70 तक के प्रावधान उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए हैं। एक सवाल और उठता है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करते हैं, देखिए जो
उनकी जो वेतन है या जो उनकी और सुविधाएं हैं, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों पदों में अंतर तो होगा ही होगा निश्चित रूप से, बिल्कुल क्योंकि राष्ट्रपति हमारा सर्वोच्च संवैधानिक पद है, तो अंतर तो होगा निश्चित रूप से। बिल्कुल है। जब उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करना पड़ा, और जैसा आपने कहा कि हमारी परंपरा है कि वो राष्ट्रपति के पद की शपथ भी लेंगे, तब सवाल उठता है कि जो उपराष्ट्रपति थे अब तक और अब राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं, उन्हें वेतन और जो भत्ते हैं वो क्या जो उपराष्ट्रपति के रूप में उन्हें मिलते थे वही मिलेंगे, या उस कार्यकाल में वो 15 दिन काम किया या 2 महीने किया कि 6 महीने अधिकतम किया, उन्हें राष्ट्रपति के लिए जो निर्धारित वेतन है या भत्ते हैं वो उन्हें मिलेंगे। हमारे यहाँ राष्ट्रपति जब का पद रिक्त होता है या राष्ट्रपति किसी कारण से असमर्थ होने के कारण अवकाश पे होते हैं, सीधे रूप में ये कहें तो, उस सूरत में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करते हैं। उस स्थिति में उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के पद का कार्य करते हैं तो वे राज्यसभा के सभापतित्व नहीं कर सकते, ऐसी बाध्यता है। उस स्थिति में जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं तो उनको वेतन भी वही मिलता है राष्ट्रपति के पद का, क्योंकि उनकी भूमिका, उनकी शक्तियां सब कुछ राष्ट्रपति के पद के अनुरूप ही है और वे उनका दायित्व भी वो निभाते हैं। तो उनको वेतन बजाय राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलने के राष्ट्रपति के पद का वही वेतन मिलता है जो राष्ट्रपति को मिल रहा होता है। अच्छा, वेतन जो मिलता है उपराष्ट्रपति को वो राज्यसभा के सभापति का अलग है और उपराष्ट्रपति के पद का अलग है, या केवल एक ही कैपेसिटी का मिलता है? नहीं, हमारे अपने यहाँ भारत में उपराष्ट्रपति के रूप में कोई वेतन का प्रावधान है ही नहीं। ये मजेदार बात है। तो जो शायद इसीलिए संविधान सभा में भी जब चर्चा चली थी 1949 में, तब ये तय किया गया था कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापतित्व दिया जाएगा और उनको जो वेतन मिलेगा वे सभापति के रूप में मिलेगा। और अपने यहाँ संसद के अधिकारी वेतन एवं भत्ता अधिनियम 1953 जो है उनके तहत उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है और राष्ट्रपति के तो अलग प्रावधान है ही नहीं। 1953 के तहत उपराष्ट्रपति पद का वेतन मिलता है या उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति का वेतन मिलता है? राज्यसभा के सभापति का वेतन मिलता है उपराष्ट्रपति को। अच्छा, लेकिन जो अभी धनखड़ जी उन्होंने जब इस्तीफा दिया और समाचार पत्रों में या मीडिया में ये खबरें आई थी कि उनको 3 कैपेसिटी में पेंशन मिलेगी, उपराष्ट्रपति पद की, और वो सांसद रहे उसकी, और विधानसभा के सदस्य रहे। तो हाँ, तकनीकी रूप से ये जो लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति पद की पेंशन मिलेगी, वो गलत है? नहीं, गलत नहीं है, वह भी सही है। अच्छा, तो अपने यहाँ कोई विधायक रह जाता है, सांसद रह जाता है, उपराष्ट्रपति भी रह लेता है, तो उनको 3 तरह की पेंशन ही मिलती है। भैरव सिंह जी इसका उदाहरण है साफ। नहीं, राज्यसभा के सदस्य भी रहे। कैलाश जी, मैं ये पूछना चाहता था कि ये लिखना कि उपराष्ट्रपति के रहने के कारण उनको पेंशन मिल रही है, ये अभिव्यक्ति ठीक नहीं है ना? हाँ, अभिव्यक्ति ये इसलिए ठीक है कि पहले ये उपराष्ट्रपति पेंशन एक्ट 1997 उस एक्ट के नियमों के तहत उपराष्ट्रपति को पेंशन मिलती है, और वेतन जो उपराष्ट्रपति को मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के जो नियम मैंने अभी 53 का बताया। समझ गया। पेंशन राज्यसभा के सभापति के रूप में पेंशन नहीं है, पेंशन उपराष्ट्रपति के रूप में है। तो ये 2 अलग-अलग चीजें हैं। बिल्कुल अलग है, पेंशन अलग है। हाँ, नियम ही अलग बने हुए हैं इनके लिए। ये बड़ा रोचक हमारे यहाँ है। हाँ। अच्छा, एक और चीज, जैसा अभी आपने कहा कि कोई उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल के अंतिम महीने में उसको किसी कारण से राष्ट्रपति पद के दायित्व का निर्वहन करना पड़ा, और राष्ट्रपति पद का निर्वहन करते करते उनका उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल खत्म हो गया और वो राष्ट्रपति के रूप में, जिसे आप कार्यवाहक राष्ट्रपति समझने के लिए कह सकते हैं, तो जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सेवानिवृत्त होंगे या उनका अवधि पूरी होगी राष्ट्रपति पद का काम करते करते, तब उनको पेंशन कौन सी मिलेगी? राष्ट्रपति वाली पेंशन मिलेगी उसके लिए जो निर्धारित है, या उपराष्ट्रपति के लिए जो निर्धारित है वो पेंशन मिलेगी? नहीं, वो पेंशन तो उनको जो उपराष्ट्रपति की है वही मिलेगी। बाद में जब चूंकि राष्ट्रपति बन गए तो उस सूरत में तो पेंशन मिलेगी नहीं उनको। अच्छा,
तो वो नहीं, जब निवृत्त होंगे तब मिलेंगे। जब वो सारे दायित्व राष्ट्रपति के निभा रहे हैं और तकनीकी रूप से अपने कार्यकाल के अंतिम दिन तक वो राष्ट्रपति रहे, तो जब उनका कार्यकाल पूरा होगा तो पेंशन उपराष्ट्रपति की ही मिलेगी, जो उनका मूल जिस पद पे थे वो। इसमें कहीं कोई संविधान में स्पष्टता है? हाँ, ये इस बारे में कोई स्पष्टता मेरी जानकारी में नहीं है जी। अच्छा, राज्यसभा में सभापति के रूप में उन्हें क्या क्या अधिकार है और किन किन दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है, उसके बारे में कुछ बताएं। राज्यसभा के सभापति के रूप में उनको उसी जैसे लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष रहते हुए अधिकार है, वे समस्त अधिकार राज्यसभा के अनुरूप उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में है। वे सदन की कार्रवाई का संचालन करते हैं और सभी नियमों को लागू करते हैं। वे सदस्यों को जो कार्रवाई में बाधा डालते हैं उनका निष्कासन कर सकते हैं, सभा से बाहर भेज सकते हैं, और इसी तरह पूरा नियंत्रण और सदन की गरिमा बनाए रखने का दायित्व उन्हीं का होता है। वह बाहर से आने वाले प्रतिनिधियों का राज्यसभा के अध्यक्ष के नाते मिलते हैं जुलते हैं सभी से, और ये वे सारे करते हैं। इसके अलावा ये चूंकि प्रिजाइडिंग हेड हैं राज्यसभा के, अगर किसी ने राज्यसभा के सदन की अवमानना की है तो उस अवमाननाकारी को भी दंड देने का अधिकार भी उनको है। और सभा में कोई प्रस्ताव आया और वो बराबर मत उसको आ गए तो निर्णायक मत देने का भी सभापति को अधिकार है। वे उसको निर्णय वो निश्चित करते हैं अपने निर्णायक मत से। इस तरह के सभी अधिकार हैं वो प्रिजाइडिंग हेड के नाते। अच्छा, संविधान में कहीं उपराष्ट्रपति के किसी भी ऐसे आचरण के कारण जो संविधान के अनुकूल नहीं है, क्या पद से हटाने का भी कोई प्रावधान उसमें निर्धारित किया गया है? हाँ, जैसे लोकसभा अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाया जा सकता है, वैसे ही राज्यसभा के सभापति के रूप में हटाने का प्रावधान भी है। अच्छा, इसमें महाभियोग जैसी बात नहीं है? महाभियोग तो आजकल पता नहीं मीडिया ने इस तरह से प्रचारित किया हुआ है, हर चीज में महाभियोग लगा देते हैं, लेकिन महाभियोग शब्द उपराष्ट्रपति के लिए लिया हुआ है नहीं है। तो अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से ही हटाया जाएगा यदि कहीं ऐसी स्थिति आती है। वो जैसे लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का है वैसे ही राज्यसभा के सभापति को हटाने का। अच्छा, यूँ तो हमारे यहाँ एक लंबी सूची है उपराष्ट्रपति पद पर अब तक जो निर्वाचित हुए हैं, लेकिन हम संक्षेप में ये जानना चाहेंगे हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति के बारे में। वो कौन थे? और जी, डॉक्टर राधाकृष्णन, जो लगभग सभी जानते हैं, और हाल ही में इसी माह 5 सितंबर को उनका जन्मदिन, उनकी स्मृति में ही शिक्षक दिवस मनाया जाता है। जी, वो और खास बात यह है कि वे लगातार दो बार 1952 से 62 तक उपराष्ट्रपति के पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए। एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 बार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। हालांकि 2 और भी उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी निर्वाचित हुए थे, और राधाकृष्णन तो अपने विशिष्ट ज्ञान के कारण वे अध्यापक रहे, विद्वान रहे, और उनकी पुस्तक है इंडियन फिलॉसफी, वो सर्वत्र पढ़ी जाती है। स्तर पर दो बार कुलपति भी रहे जहां तक मेरी जानकारी है। आंध्र विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वे कुलपति रहे हैं, और राष्ट्रपति भी रहे हैं 5 साल तक। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने मतलब भारत का नाम रोशन किया है। इतिहास, शिक्षा, इन क्षेत्रों में उन्होंने वैश्विक रूप से भारत की पहचान बनाई। चलिए, हमारे पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि वो हमारे देश के लिए भी बड़े महत्वपूर्ण क्षण थे। देश आज़ाद हुआ था, देश एक नवनिर्माण की दिशा में था। वहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो हमारा पूरा का पूरा राजनीतिक व्यवस्था है, वो सब एक स्वतंत्र भारत के जो कल्पना की गई थी उसकी क्रियान्विति में उन सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रही थी। तो उसमें डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे विद्वानों का अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन अभी हमने बात की राष्ट्रपति पद की, इस पूरी परंपरा की, संसदीय प्रक्रिया के कुछ संदर्भ में। आज के इस दौर में देखिए, लगभग 8 दशक से अधिक का समय होने जा रहा है हमारे देश की आज़ादी को और संविधान लागू होने का, जो 1950 से हमारे संविधान लागू किया गया था।
क्या लगता है आपको इस मोड़ पर आकर के उपराष्ट्रपति पद की क्या कोई प्रासंगिकता है, या कितना प्रासंगिक आप मान के चलते हैं आज के दौर में उपराष्ट्रपति पद के लिए? और शक्तियां दी जानी चाहिए, या राज्यसभा का जो सभापति के रूप में वो संचालन करते हैं वो दायित्व जैसे लोकसभा का वैसे राज्यसभा को भी अपना नेता चुन लेना चाहिए? क्या क्या कहीं आपको लगता है परिवर्तन की अपेक्षा है, या जो संवैधानिक व्यवस्थाएं प्रावधान हैं वो अपने आप में परिपूर्ण है, उनमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ या संशोधन अपेक्षित नहीं है? क्या सोचते हैं आप? उपराष्ट्रपति का पद के महत्व तो किसी भी सूरत में कम नहीं है, भारत में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना राष्ट्रपति का पद है। लेकिन अभी पिछले राजनीतिक परिदृश्यों को देखा जाए तो कई प्रश्न खड़े होते हैं। उनको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति के पद को मेरे विचार से तो और सशक्त बनाया जाना चाहिए, और उसके लिए मेरा एक विनम्र सुझाव ये है कि राष्ट्रपति के पद के लिए जो प्रावधान किया हुआ है कि वे राज्यसभा के सभापति भी होंगे, इससे उपराष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति हाँ, राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। इसको सूरत को बदलने के हिसाब से मेरा सुझाव ये है कि राष्ट्रपति के पद को और शक्तिशाली बनाने के लिए ये जो पदेन सभापति का है ये दायित्व उनसे हटा देना चाहिए। कारण ये कि वे ना तो राज्यसभा के सदस्य हैं, ना कोई लोकसभा के सदस्य। तो लोकतांत्रिक दृष्टि से सभा का सभापतित्व वही करे जो उस सभा का सदस्य रहा हो। तो उपसभापति मेरी दृष्टि में बहुत ही इस प्रावधान के हिसाब से सही व्यक्ति है कि जिनको ये राज्यसभा के सभापति का दायित्व भी उपसभापति के बजाय सभापति होना चाहिए उनको। और वो चूंकि वो सदन ही उनको, जैसे लोकसभा के सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को निर्वाचित करते हैं, ऐसे ही उपसभापति को भी राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित करते हैं, जो कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, पद्धति भी है। तो मेरे हिसाब से राज्यसभा के सभापति के रूप में जो उपसभापति है उनको सर्वशक्तिमान कर देना चाहिए। कारण ये कि राष्ट्रपति को दोहरे दायित्व निभाने पड़ रहे हैं। वे राज्यसभा का सभापतित्व करते हैं तो शुरुआत में बैठते हैं आसन पे, और क्वेश्चन आवर और 0 आवर के बाद में अमूमन वे अपने दूसरे दायित्वों के निर्वहन करने के लिए सदन से चले जाते हैं, और बहुत विशेष होता है तभी वे सभा का सभापतित्व करने के लिए उपस्थित होते हैं। तो इस कार्य से मुक्ति मिलेगी, और दूसरे दायित्व जो अब आप ये कह सकते हैं कि उनके दूसरे दायित्व तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं, राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तभी किया जाएगा। तो उनके दायित्वों को, और जैसे अमेरिका का उपराष्ट्रपति है उस तरह से उनके वहाँ का अध्ययन करके उसके बाद संविधान में संशोधन करके ही किया जा सकता है। ऐसे तो कहने से होगा नहीं किसी से भी। बिल्कुल बिल्कुल, ये था मेरा। चलिए, आपका ये सुझाव बड़ा महत्वपूर्ण है कि राज्यसभा के संचालन का दायित्व राज्यसभा के ही किसी सदस्य को चुन करके सभापति के रूप में उन्हें प्रतिष्ठित किया जाए, निर्वाचित किया जाए, और वो उसको सारा देखें, और उपराष्ट्रपति के पद को और दूसरी तरह से कुछ इस पर चिंतन मनन करके और अधिक सशक्त बनाया जाए। इस बारे में जो हमारे संविधान विशेषज्ञ हैं, जो हमारे राजनीतिक विज्ञान के विशेषज्ञ हैं, लोक प्रशासन के विशेषज्ञ हैं, वो कभी अवसर मिला तो इन मुद्दों पर सोचेंगे। आपने एक नया विचार सामने दिया है, तो उम्मीद करते हैं जो हमारे दर्शक इस चैनल को देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो इन सारे विषयों पर क्या सोचते हैं। ये चर्चा, ये संवाद उनको कैसा लगा, हमारे YouTube कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें और अधिक लाभान्वित करें, हमारा मार्गदर्शन करें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर हम आगे भी चर्चाएं करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। भाई कैलाश जी, आपके प्रति भी हमारा बहुत बहुत आभार कि आपने समय समय पर हमारे इस कार्यक्रमों में, इस चैनल पर उपस्थित होकर संसदीय जो जानकारियां हैं उससे जुड़ी हुई वो हमारे साथ साझा की, हमारे अपने अनुभव आपने साझा किए। उम्मीद करते हैं आगे भी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण विषयों पर ये चर्चाएं इसी तरह जारी रहेंगी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।